मैं मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा, 62 परिवहन और 24 तकनीक शिक्षा पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं। मैं उनका, मुख्यमंत्री जी का जो वित्त के रूप में उप मुख्यमंत्री हैं, उनका तीनों का मैं धन्यवाद करूंगा। इन्होंने एक तो राजस्थान लोक परिवहन सेवा, इसको पुनर्जीवित किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी और बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान की जनता के हित में बहुत ही सुंदर कदम उठाया है, उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा। दूसरा, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ हीरापुरा में, तो मुझे लगा कि राजस्थान में ट्रांसपोर्ट में अब कोई न कोई क्रांति आने वाली है। माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय विराज रहे हैं, इनसे मैं यहीं से आग्रह करूंगा कि ये जो राजस्थान लोक परिवहन सेवा शुरू की थी हमने 2015 में, और पिछले 5 साल में हो सकता है तत्कालीन मंत्री महोदयों के कोई संशय रहा हो, या तो वो राजस्थान के विषय को समझ नहीं पाए या इस रोडवेज का अध्ययन नहीं कर पाए, इसलिए उनको थोड़ी तकलीफ थी कि भाई ये लोक परिवहन सेवा बंद होनी चाहिए। मेरे हाथ में 2 आंकड़े हैं माननीय सभापति महोदय। एक तरफ तो जो राजस्थान के अंदर आज की तारीख में सड़कों की जो लंबाई है वो 3,09,497 है, 3,09,497 वर्ग किलोमीटर है। इस पर, इसमें से मेरे पास दूसरे आंकड़े हैं जिसमें रोडवेज जो चलती है वो जब 3157 इनके पास रोडवेज थी, जब ये 4,729 किलोमीटर चलते थे। मैंने अभी आंकड़े देखे हैं, अभी इनके पास बसें बची हैं 2600 ही, तो इसका मतलब ये लगभग 3500 किलोमीटर मतलब जो है रोज रोडवेज की बसें चलती हैं। एक तरफ 3 लाख और एक तरफ 4000 किलोमीटर बसें चलती हैं, तो इस गैप को कौन पूरा करेगा? 1998 से लेकर के 2023 तक इस रोडवेज का औसत बसों की जो संख्या थी वो 4000 रही है, क्योंकि हाईएस्ट 5700 रही है और अभी 2600 है माननीय सभापति महोदय। अब रोडवेज का मैं दूसरा एक आपको और दूंगा कि जो डीजल, जब मैं पहली बार मिनिस्टर था 2003 में, जब डीजल के भाव जो है माननीय अध्यक्ष महोदय 22 रुपये 74 पैसे थे, और आज क्या है 90 रुपये प्रति लीटर भाव। यानी डीजल बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गए, रोडवेज की बसें कम हो गई, 7th पे कमीशन लग गया, रोडवेज के पास जो खर्चे हैं वो तो बढ़ते चले गए, लेकिन आय घटती चली गई क्योंकि बसों की संख्या घटती चली गई। इसलिए मैं सारे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, इधर बैठे हैं उनसे भी इधर बैठे हैं, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाओगे तब तक ये राजस्थान के जो, अभी मैं उनके परमिट भी देख रहा था कि इन्होंने जो परमिट दिए हैं रोडवेज को दे रखे हैं 6696 परमिट, और रोडवेज के पास बसें कितनी है? मात्र 2600, और प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने दे रखे हैं 22,703 परमिट। और आप ये देखिए, जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो 22,000 सड़कें हमने इस राजस्थान में बनाई। सड़कों की संख्या बढ़ रही है, परमिट्स की संख्या घट रही है। तो ये लोक परिवहन सेवा का जो कंसेप्ट था वो ये था कि 476 जो मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर माननीय मंत्री महोदय जो अधिकृत किए हुए थे, उनमें आपका रोडवेज बहुत कम मार्गों पर चल रहा था। और अगर उन आंकड़ों से भी आगे अपन बढ़े तो नेशनल हाईवे, जब मैं मिनिस्टर बना था, जब लग 7000 किलोमीटर था, और अभी मैं ये आंकड़े देख रहा हूँ नेशनल हाईवे के, लगभग NH देखिए आप, NH का हो गया मतलब और जुड़ गया, मतलब 10,789 किलोमीटर। अब आज 2 एक्सप्रेस वे बन गए, दिल्ली से मुंबई और इधर जो है जामनगर से जालंधर तक। अब इन पर ये नेशनल हाईवे हैं, एक भी सिंगल परमिट नहीं है। तो जब तक आप इस परमिट के क्षेत्र में नहीं जाओगे, राजस्थान की जनता को फैसिलिटेट नहीं कर पाओगे। और ये लोक परिवहन सेवा क्या है माननीय मंत्री महोदय, इसमें आप परमिट दे रहे हो उसको, वो आपको रोडवेज के आधे किराए से सेवा दे रहा है, AC की गाड़ियां भी ले जा रहा है, और उसके अलावा रोज के उस जमाने में 1000 रुपये आपको टैक्स भी दे रहा है, यानी 30,000 रुपये 35,000 रुपये महीने के टैक्स भी दे रहा है, आपसे कुछ नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा रोडवेज बंद करो, आपकी जितनी मर्जी हो सरकार की उतना रोडवेज को सपोर्ट करो, लेकिन आप कितनी सी गाड़ियां दे रहे हो? 500, तो 500 गाड़ियां तो कंडेम हो जाएंगी मानिए इतनी, क्योंकि 8 साल की लाइफ हो गई।
10 लाख किलोमीटर गाड़ियां चल गई। तो जो जितनी आप दे रहे हो उतनी कंडम हो जाएंगी, बसों की संख्या आपके पास वही रहनी। इसलिए मेरा आपको स्वागत करने का मकसद ये था कि ये परियोजना जो उस समय, मैं किसी व्यक्ति की आज तक आलोचना नहीं करता, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ता था तत्कालीन मंत्री जी के, वो कहते थे इस लोक परिवहन सेवा को मैं बंद करूंगा। अरे माननीय, आप बंद करोगे तो इस जनता को सुविधा कहाँ से दोगे? और ये फिर आपने देखा नहीं, ये जो परमिटों की संख्या उस समय भी ये थी, और ये 22,703 परमिट तो प्राइवेट सेक्टर में चल ही रहे। और आपने ग्रामीण बस सेवा की बात कही, ग्रामीण बस सेवा से पार नहीं पड़ने वाली। ये जयपुर के आसपास जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें आप लगाओगे, फिर उनको VGF दोगे, वायबिलिटी गैप फंड उनको दोगे, तो सरकार पर भार आएगा। उससे बढ़िया है कि नए सिरे से सर्वे करवाइए आप, और सर्वे करा करके नए इस राजस्थान लोक परिवहन सेवा को जिंदा करिए। और ये जो हमने दूसरा बिल लाए थे उस समय, ये राजस्थान मतलब आपका राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, ये 2000 में इसलिए लाए थे कि आज एयरपोर्ट्स हैं, उनका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना हुआ, उस पर आपका इंडिगो का भी चलेगा, उस पर एयर इंडिया का भी चलेगा, इंडियन एयरलाइंस का भी चलेगा, और उस पर विस्तारा का भी चलेगा, सबका चलेगा। जो चलाएगा वो किराया देगा। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, राजस्थान रोडवेज के पास में 111 बस हैं। उसके अलावा मैंने कल भी कहा था कि 11,214 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी तो आपको बस टर्मिनल्स देने हैं। ये माननीय नगर निकाय मंत्री बैठे हैं, इनके भी 312 के करीब लगभग नगर निकाय, वहाँ भी आपको टर्मिनल्स देने। तो ये जब तक आप प्राइवेट को, रोडवेज को एक बस अड्डे से नहीं चलाओगे, तब तक राजस्थान की जनता को आप ये बस टर्मिनल की भी फैसिलिटी नहीं दे पाओगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो हमारे स्टेज कैरीज और कॉन्ट्रैक्ट कैरीज की जो बसें चलती हैं, सिंधी कैंप के सामने देख लो या इस शहर के आसपास देख लो, हमारी बहनें जब उन बसों में बैठती है तो न तो टॉयलेट की सुविधा है, न पीने के पानी की सुविधा है। इसलिए बस टर्मिनल्स पर आप ध्यान दीजिए और इसमें और बजट बढ़ाइए, और आप रेवेन्यू कलेक्ट चाहे जितना करिए, लेकिन इस पर भी पैसा जाना चाहिए। और ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय से लेकर और जयपुर तक आप बस टर्मिनल्स बनाइए, उनको फैसिलिटेट करिए। और अब जयपुर की जो समस्या है सिंधी कैंप से चलने वाली नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक, उस समय हमने एक जमीन दी थी, JDA का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने लगभग 54,000 मीटर जमीन दी थी, जो आप जिधर आपकी विधानसभा है वहाँ हीरापुरा में वो स्थित है। और उसमें 6 करोड़ रुपए लगा करके जो प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था, चाहे वो जोधपुर डिवीजन है, पाली डिवीजन है, अजमेर डिवीजन है, उदयपुर डिवीजन है, जितने जिले थे उनकी बसें वहाँ लगनी थी। विद्याधर नगर में सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर की लगनी थी। सांगानेर में कोटा, मतलब 12, झालावाड़, इनकी लगनी थी। और यहाँ आपका जो कल JDA ने एक मीटिंग करी है, मैं पढ़ा था अखबार में, जो वो लैंड है आपकी ट्रांसपोर्ट नगर में। तो इसका शहर का इतना विस्तार हो गया कि आप सिंधी कैंप को केंद्र बिंदु मत मानो। अब आप जो जिले जिधर हैं उनको उधर आप बस की सुविधा दो और उनको फिर सिटी में कनेक्टिविटी दो, तो ये आपका बस प्राधिकरण बड़ा सक्सेस होगा। आपके पास रेवेन्यू आएगा, जिसको बस लगानी, जैसे हवाई जहाज लगता है विस्तारा का, तो उसको किराया देता है और उसी से वो चलता है, यात्री के किराए में जुड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, आप इन बसों को चला नहीं पाओगे। तो इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके लोग राजस्थान लोक परिवहन सेवा को जो जिंदा किया है उसमें आप परमिट्स दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। और जहां आवश्यकता है, ये माननीय सब जनप्रतिनिधियों से पूछ लीजिए और आप चिट्ठी लिखिए इनको कि आपको कहाँ कहाँ बसों की आवश्यकता है, और इनके कहने से नए रूट्स खोलिए, आप उन रूट्स पे आप परमिट दीजिए और वो आपको पैसा देंगे। और अगर वो आपको परमिट का पैसा भी देंगे और वो जहां आपके बस टर्मिनल पर खड़ा करेंगे उसका भी पैसा देंगे। क्योंकि मैं आपका बजट देख रहा था, वो बजट में तो आपको जीरो कर दिया इन्होंने, बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि इस सेक्टर में इन्होंने अब की बार धीरे धीरे आते आते ये नीचे चले गए। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपसे कहूँगा इसमें ट्रांसपोर्ट में एक आपके ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बने। अभी जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक हैं वो आपके खाली 39 बने, जबकि अब तक आपके 58 DTO ऑफिस हैं, 58 के 58 बन जानी चाहिए थी। और इस पर आप फोकस करिए, दबाव में बताइए। इसमें 2 तरीके के लोग दबाव डालेंगे, एक तो दलाल और एक आपके डिपार्टमेंट के DTO और इंस्पेक्टर दबाव डालेंगे, क्योंकि उनकी ऊपर की कमाई रुकती है। इसलिए बिना किसी की परवाह करे इसको आप स्ट्रेंथनिंग करिए और पूरे जो आपके DTO ऑफिस हैं उनमें ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक लगाए। एक हमने HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को चालू किया था,
इसकी लड़ाई में 2004 में लड़ने लगा था, ये 2018 में हमें सफलता मिली। और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसके सेक्शन 50 में हमने माननीय गडकरी जी से परिवर्तन करवा करके और इसको लागू करवाया था। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं। हमने ये कहा मैन्युफैक्चरर जो है वो प्लेट लगा के देगा। भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी बना के दे रहा है माननीय सभापति महोदय, वो 150 रुपये की प्लेट नहीं लगाएगा, प्लेट लगा के देगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, जो उसको बेचता है गाड़ी को, वो उसको कंपोज करके और हाई सिक्योरिटी प्लेट बना के देगा। लेकिन क्या हो रहा है, सीएम को काम दे दिया। क्यों दे दिया वो तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, आपके अभी नोटिस में नहीं आया। मैं अभी डीरोना में था, मैंने पूछा अरे ये कितने रुपए में लगा रहे हैं प्लेट। आप आश्चर्य करोगे, सीकर से प्लेट बन के आती है और एक प्लेट के जिसके 150 रुपए आपने कर रखे हैं उसके 1700 रुपए ले रहे हैं। तो इसका मतलब राजस्थान में कितने लोग लूट रहे हैं, इसकी कल्पना कर रहे हैं। तो इसलिए इस HSRP पर इतनी बड़ी लड़ाई राजस्थान ने लड़ी। राजस्थान लीडर था इनोवेशन का। हमने पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने जो गाड़ियां बेचते हैं या डीलर को रजिस्ट्रेशन का पावर दिया। और ये राजस्थान पहला राज्य था जिसने डीलर का पावर, राजस्थान पहला राज्य था जिसने स्मार्ट कार्ड लाया, राजस्थान पहला राज्य था जिसने HSRP को मॉडिफाई करके लगाया, राजस्थान पहले राज्य था जिसने लर्निंग लाइसेंस को मतलब ऑनलाइन किया। और आज तो जो देख रहे हो आप फैसिलिटी आपने खुद देखी है। तो मेरा निवेदन है कि चाहे हमारा स्मार्ट कार्ड हो, चाहे हमारी लाइसेंस सिस्टम हो, या बस टर्मिनल हो, या HSRP हो, या फिटनेस सेंटर हो। और राजस्थान पहला राज्य था जिसने पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए सारे राजस्थान के पेट्रोल पंप को अधिकृत किया, जिससे लोगों को जगह जगह नहीं जाना पड़े। पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर दिया, जबकि ये मैंडेटरी है उनके लिए। और आपने देखा छोटी छोटी वैन खड़ी हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो राजस्थान लीडर था, और आप तो लीडर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और भले आदमी हैं, तो मुझे उम्मीद है इसको समझ करके, इन एक एक विषय को समझ करके इसको लागू करने का काम आप करेंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो लोगों के कन्फ्यूजन है रोडवेज का, बस मैं कंक्लूड कर देता हूँ सर। मैं तो कोई सरकार को राय दे रहा हूँ, मेरी तो कोई मांग है नहीं। आपकी राय 2 मिनट दे दो। मंत्री महोदय बहुत सीरियस होकर आपकी सारी राय नोट कर रहे हैं। मैं चीफ व्हिप और मंत्री महोदय की अनुमति से, आपकी अनुमति से ही बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट आप दे दीजिए। एक सबसे जो बड़ा इश्यू है वो है एक्सीडेंट डेथ। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर 2023 में 11,762 लोग मर गए और ये धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है माननीय मंत्री महोदय, इसको भी आप साथ साथ फोकस करिए। क्योंकि जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और गडकरी जी के निर्देश पे राजस्थान ने धीरे धीरे डेथ में से जागरूकता ला करके कमी की थी, तो उस पर भी आप फोकस करें। और ये जो आपका बस टर्मिनल जो बन रहा है, मेरा बहुत 15 अगस्त को शायद सरकार उसका उद्घाटन करेगी। आप उद्घाटन बेशक करिए, लेकिन जिस पर्पज से इसको लिया गया था, ये राजस्थान का वो बस टर्मिनल बने जो बस टर्मिनल हमारे राजस्थान में नहीं। अब मैं 2 मिनट मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, एक बस 2 मिनट सर, क्षेत्र की नहीं बोलूंगा। ये डीडवाना विकास परिषद समिति एक कॉलेज चलाती है PPP मॉडल। माननीय वसुंधरा जी ने 12,000 मीटर जमीन इसमें दी, हमने 23 करोड़ रुपए लगा करके कॉलेज बनाई और आज 2,000 बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि माननीय गहलोत साहब के सामने स्थानीय MLA और खुद माननीय गहलोत साहब हमारे पीछे पड़े इस संस्था के, और उस पर 62 लाख की तो पेनल्टी ठोकी जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और इस कॉलेज को अधिग्रहण करने का, तो माननीय मंत्री महोदय, ये आप इसकी बिल्डिंग को देखिए राजस्थान में, प्लीज सहयोग करें। बस हो गया श्रीमती इंदिरा जी, बस ये इंदिरा जी 2 मिनट। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस कॉलेज को भी आप बचाने का काम करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि 10 करोड़ रुपए में हमने डीरवाना में बस स्टैंड आपके रोडवेज को बना के दिया, जमीन दी, 10 करोड़ रुपए ऊपर खर्च किए, उसको भी राजनीतिक द्वेष के कारण शिफ्ट नहीं होने दिया। तो मेरा आग्रह है कि डीरवाना का बस टर्मिनल, शिक्षा मंत्री होने के नाते ये कॉलेज, इन पर आप फोकस करिए। और इन पर हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, इसमें यह है कि जो राजनीतिक प्रताड़ना, आप प्लीज इनसे मिल लेना। एक बार पुनः मानिए, आपने समय दिया, आज थोड़ा ज्यादा दिया, उसके लिए बहुत बहुत माननीय सभापति मोदी, मैं आपके माध्यम से मांग